हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में। तो आइए सुने। ए सा बहादुर, लोग बाग आपको देखने के लिए नहीं आए हैं। अपनी कलमों को तरतीब से संवारते हुए हरी भैया दर्पण में मेरी परछाई देखकर झेंप गए। फिर एकाएक बोल्ड बनने की कोशिश में मेरी ओर पलट कर बोले, मैं जरा दूरदर्शिता से काम ले रहा था। हो सकता है उन लोगों के साथ एकाध बहन एकाध सहेली हो। जी नहीं, उन लोगों के साथ सिर्फ एक अदद मम्मी है। मैंने मुंह बिचका कर कहा, तो क्या वे लोग आ गए? और क्या, गाड़ी समय से पहले चल रही है। हमारी तो एकदम मुसीबत ही हो गई। भैया तैयार हो गए? सो रहे हैं कुंभकर्ण महाराज। उन्हीं को जगाने के लिए तो आई हूं। और हाँ, मौसी ने कहा है मिलन स्वीट्स के यहाँ ऑर्डर दे रखा है, जल्दी से मिठाई ले आओ। और देखो, पीछे से जाना। पलट कर मैं देरी तक ही जा पाई थी कि उन्होंने पुकारा, ए मीता, सुन इधर। क्या है बाबा? हमें देर हो रही है। लड़की कैसी है? एकदम हेमा मालिनी है, मैंने कहा और भाग आई। हेमा मालिनी के नाम से ही हरी भैया का कलेजा धक धक होने लगता है। बड़े भैया आराम से सो रहे थे, 4 खाने की लुंगी और बनियान पहने। सुबह ही नाइट पुलमन से पहुंचे थे, शेव भी नहीं बनाया था। खाना खाकर जो सोए थे तो अब तक। अभी जो लड़की वाले आकर देख जाए तो दोबारा इस घर का रुख न करे। माँ और मौसी भी खूब हैं, कम से कम सुबह इन्हें संकेत तो दे देती। कोई घर से भाग तो नहीं जाते। उन्हें फंसाने में खुद फंस गई हैं। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। भैया उठिए, माँ बुला रही हैं, मैंने उन्हें झकझोरते हुए कहा। उन्होंने तुरंत ही आंखें खोल दी। डॉक्टरी पढ़ने का यह अच्छा लाभ है, हरी भैया की तरह घंटों प्रभाती नहीं गानी पड़ती। क्या है, क्यों परेशान कर रही है? उन्होंने अलसाए स्वर में पूछा। माँ बुला रही है, कह दे आ रहा हूं, उन्होंने अंगड़ाई लेकर उठते हुए कहा। जल्दी आना, और सुनिए, जरा ढंग से तैयार होकर आइएगा, मैंने रहस्यमय ढंग से कहा। तैयार होकर आऊं? क्यों? नीचे लोग बाग आए हैं। कौन लोग? लड़की वाले। पिछली बार आप आए थे तो आपको फोटो दिखाई थी ना माँ ने, उज्जैन वाली। इतनी सुंदर लड़की है, माँ तो एकदम खुश हो गई है। कह रही है अगर दिन अच्छा होगा तो आज ही शगुन भी कर लेगी। मैं उत्साह में कहे जा रही थी, पर देखा सामने वाले पर कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कंघी करते करते उनका हाथ एकदम रुक गया था, माथे पर गहरी लकीरें खींच गई थी। मैं चुप हो गई। लड़की के साथ कौन कौन है? उन्होंने धीरे से पूछा। माँ है, पिताजी हैं, भाई है, पूरा कबीला है। भाई को जरा ऊपर भेज दे मेरे पास। मैं असमंजस में वहीं खड़ी रही तो खींच कर बोली, सुनाई नहीं दिया क्या? जी अच्छा, मैंने मुंह फुलाकर कहा और जीना उतरने लगी। सारा उत्साह फीका पड़ गया था। हॉल में खनकती हुई हंसी के साथ संभाषण पूरे यौवन पर था। मौसी 1-2 बार उज्जैन हो आई थी। लड़की के भाई पिता भी घर देखने और माँ से मिलने के बहाने 1-2 बार आ चुके थे, इसलिए अपरिचय की कोई दीवार बीच में नहीं थी। मैं एकदम सबके बीच में जाकर खड़ी हो गई। लड़की के भाई की तरफ मुखातिब होकर बच्चों की तरह ठुनकती आवाज में कहा, आपको भैया बुला रहे हैं ऊपर कमरे में। क्षण भर को बातचीत जैसे जम गई। वे पिता की मौन सम्मति पाकर उठे और मैं गाइड की तरह साथ हो ली। ऊपर जाकर देखा भैया पतलून और कमीज पहन चुके हैं। मुंह पर पानी के छींटे देकर नींद भगाने का भी प्रयास किया गया है। बिखरे बाल भी अब तरतीब से संवारे हुए लग रहे थे। दोनों ने अपना अपना परिचय देते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया।
भैया ज्यादा उत्साहित नहीं लगे। शायद सफर की थकान और नींद का बोझिलपन अब भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। तू जा, मीता, मैं मिस्टर पाठक को नीचे ले आऊंगा, भैया ने कहा। यह आदेश था। नरम स्वर में कहे जाने के बावजूद मैं उसे टाल नहीं सकी। मिस्टर पाठक ज्यादा देर ऊपर नहीं रुके। हॉल में लौटे तो उनका चेहरा भारी था। सबकी आंखें उन पर टिक गई। क्या बात है ललित? पिता ने व्यग्रता से पूछा। मिस्टर पाठक ने एक बार अपनी ओर, एक बार मेरी माँ की ओर देखा, फिर सख्ती से होठ बीसते हुए बोले, डॉक्टर मनीष चाहते हैं कि उनकी माँ के सामने यह रहस्य न खोला जाए, मगर मेरी बला से। पापा, इन महाशय का कहना है कि इनकी सगाई हो चुकी है। क्या? कितने कंठों ने एक साथ प्रश्न किया। मनीष? माँ किस बुरी तरह से चीखी। क्या है माँ? भैया ने कमरे में आते हुए शांत स्वर में पूछा। ये ललित भाई क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। किस लड़की से शादी कर रहा है तू? यह सब चर्चा बाद में भी हो सकती है माँ, भैया ने उसी शांत स्वर में कहा और फिर मेहमानों से माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। इन लोगों ने अगर जरा भी संकेत दिया होता तो शायद। ओह, जरा इन्हें संभालिए, कहते हुए वयोवृद्ध मेहमान एकदम उठ खड़े हुए थे। हम सब ने चकित होकर देखा। माँ बेहोश होकर कुर्सी पर ही लुढ़क गई थी। मैं तो चीख कर उनसे लिपट जाने को हुई, पर भैया ने सख्ती से मुझे दूर खड़ा कर दिया। उस समय उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर में तराशा गया हो। अपनी मजबूत बाहों में माँ का दुर्बल शरीर समेटते हुए उन्होंने भीतर जाते हुए इतना ही कहा, मौसी, मेरे साथ आना जरा। पीछे पीछे जाने की इच्छा को बहुत मुश्किल से रोक पाई मैं। वहीं सोफे पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मिसेस पाठक मेरा सिर सहलाती रही। अजीब असमंजस की स्थिति थी। एकाएक ललित ने कहा, हम अब चले पापा? ना बेटे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बहन जी की हालत जरा ठीक होने तो आप रुकिए, मैं जा रहा हूं। ठहरो दादा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस दर्प भरे स्वर से चौंक कर मैंने सिर उठाया। कमरे में उस सजी धजी मूर्ति का अस्तित्व ही मैं भूल गई थी, लेकिन यह वही चेहरा था जो कुछ समय पहले तक शर्मीली मुस्कान से दमक रहा था। भैया का चेहरा अगर काले संगमरमर में बदल गया था तो यह तो पूरी की पूरी प्रतिमा बर्फ हो गई थी। अरे, ये लोग जा रहे हैं? अंदर चाय लग गई है ना? खुशबू का एक भभका आया और लजीली मुस्कुराहट लिए हरी भैया कमरे में दाखिल हुए। एक क्षण को अनचाहे सबकी निगाहें उन पर टिक गई। गोरे चिट्टे हरी भैया नेवी ब्लू पैंट और क्रीम कलर की मनीला पहने सचमुच बड़े प्यारे लग रहे थे। उन्होंने अपनी सजावट पर काफी समय खर्च किया था। टाई पिन से लेकर जूतों तक सब कुछ लकदक लग रहा था। सबको अपनी ओर घूरते देखा तो वे कुछ सचेत हो गए। और लोग कहाँ हैं? चाय बिल्कुल तैयार है। बेचारे हरी भैया, इतना तरस आया उन पर। दीन दुनिया से बेखबर वे चाय की मेज ही सजाते रह गए थे। आपकी तारीफ? ललित के पिता ने पूछा। ये हरी भैया है। मैं बच्चों की तरह इतना ही कह पाई। पढ़ते हैं? जी हाँ, बीकॉम फाइनल में हूँ, उन्होंने लजीले अंदाज में कहा। ललित और सुलक्षणा इस बीच कब चले गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद तौलिए से माथे का पसीना पोंछते हुए भैया बाहर आए। अब वे कैसी हैं? मिस्टर पाठक ने व्यग्रता के साथ पूछा। अब अच्छी हैं, थैंक गॉड। क्या ऐसा अक्सर होता है? मिसेस पाठक ने पूछा। जी, पहले अक्सर होता था। दरअसल मेरे पिताजी और मुझसे छोटी एक बहन एक साथ एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उस हादसे ने माँ का मन बहुत तोड़ दिया है। किसी भी आघात को वह सह नहीं पाती। मुझे अफसोस है,
सब मेरी वजह से हुआ, कोई बात नहीं। मिस्टर पाठक ने उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। आप लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, मैं अपनी शर्मिंदगी का बयान नहीं कर सकता। भैया ने भर्राए कंठ से कहा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मिस्टर पाठक ने सांत्वना के स्वर में कहा। मुझे वे पति पत्नी सज्जनता की मूर्ति लगे। आत्मग्लानि से उबर कर अब भैया ने सिर उठाया। अरे हरी, तुम कहाँ थे अभी तक? जज साहब, यह मेरा छोटा भाई हरीश है। हाँ, अभी नमिता जी ने परिचय कराया था। भैया, चाय यहीं मंगवाई जाए या? हरी, भैया कहते कहते रुक गए। प्रसंग का गंभीर अब भी उनकी समझ में नहीं आया था और सबके सामने उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता था, पर शायद वातावरण के तनाव को वे कुछ कुछ अनुभव कर रहे थे। एक एक कप चाय भी हम आपको न पिला सके तो हमें बहुत दुख होगा। मुझे उम्मीद है आप ना नहीं करेंगे। भैया, इतने विनम्र हो सकते हैं, यह मेरी कल्पना से भी परे था। शायद वे अब भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुरोध को पाठक दंपति टाल नहीं सके। मेज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सबने निशब्द चाय के घूंट भरे और उठ खड़े हुए। भैया, मैं और हरी भैया गाड़ी तक उन लोगों को छोड़ने गए। मौसी माँ की शुश्रूषा का बहाना लिए कमरे में ही बैठी रही। गहमा गहमी में बीता हुआ दिन शाम को यूं चुपचाप उदास होकर लौट गया था। माँ, मुझे कुछ कहना है। माँ के तलवे में घी की मालिश करते हुए मैंने सिर उठाकर देखा। भैया छाती पर दोनों हाथ बांधे विवेकानंद की मुद्रा में खड़े थे। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर लेट रही। इतना रोष हो आया माँ पर। पिछले 2 दिनों से उन्होंने भैया से एक बार भी बात नहीं की थी। बेचारे चुपचाप उनकी शुश्रूषा करते रहे। इन दिनों उनका चेहरा इतना करुण लगता था कि दया हो आती थी। मैं सोचता हूँ माँ, अब तुम्हारी तबीयत इस लायक हो गई है कि मेरी बात सुन सको, सह सको। वैसे भी मेरे पास अब समय नहीं है, सुबह की बस से मुझे चले जाना है, भैया ने कहा और दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वे कलाई घड़ी को गोल गोल घुमाते रहे, शायद अपनी बात ठीक से कह पाने का साहस संजो रहे थे, पर माँ ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बोली, मीता, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। मैं उठने लगी तो भैया ने हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। दरवाजा मैंने जानबूझकर बंद किया है मीता, इस घर में प्राइवेसी नाम को नहीं थी। 2 दिन से छटपटा रहा हूं, पर इतने सारे लोगों के बीच में मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता। उस दिन कह तो चुका था मन की, क्या अभी कोई कसर बाकी है? माँ एकदम उठ बैठी। उत्तेजना से उनकी माथे की नसें फरकने लगी थी। उस दिन कहाँ कुछ कह पाया था, तुम सुनने की स्थिति में थी ही नहीं। आशा थी कि तुम स्वयं पूछोगी कि मैं यूं एकाएक कैसे चला आया हूं। सोच रहा था कि शादी की बात सुनकर तुम्हें कुछ उत्सुकता होगी, पर लगता है तुम्हें अपने बच्चों में उतनी भी दिलचस्पी नहीं रह गई है। दिलचस्पी नहीं होती तो तेरे लिए दुनिया जहान की लड़कियां देखती फिरती मैं। 4 भले आदमियों के सामने मेरा अच्छा तमाशा बनाया तूने। और माँ ऐसे कांपने लगी जैसे ज्वर चढ़ाया हो। भैया प्लीज, अभी ये बात रहने दो। माँ की हालत देख रहे हो ना? देख रहा हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को मझधार में छोड़कर पहले दौड़कर इन्हीं को देखना पड़ा है, इन्हीं को संभालना पड़ा है। सारी जिंदगी यही करता आया हूँ, तभी तो 25 की उम्र में एकदम बूढ़ा हो गया हूँ। माँ का हिलता हुआ शरीर एकदम काठ की तरह स्थिर और निष्पन्द हो गया था। वे फटी फटी आंखों से भैया को देखने लगी थी, पर वे एक क्षण को भी वहां नहीं रुके। माँ देर रात तक तकिए में मुंह छिपाए सुबकती रही। मौसी ने तरह तरह से मुझसे तर्क वितर्क किए, पर मैंने कुछ नहीं बताया। और बताने के लिए था भी क्या?
सुबह भैया बस के लिए घर से निकले, उस समय माँ सो रही थी। काफी रात गए वे सो पाई थी, इसी से उन्हें जगाया नहीं गया था। जाते हुए कमरे में चुपचाप बुलाकर उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया था। रात देर तक सो नहीं सका था, काफी बातें इकट्ठा हो गई थी मन में। तू पढ़कर फाड़ देना, शायद तेरे संदूक में भी यह सुरक्षित न रहे। और यह है तेरी भाभी की फोटो। मैं झटपट फोटो उठा ली थी। एक भरा भरा चेहरा और दो हंसती हुई आंखें। मौसी की ब्यूटी परेड में खड़ी होती तो शायद फेल हो जाती, पर कुल मिलाकर मुझे अच्छी लगी। कितनी स्वीट है ना। क्या नाम है भैया? बेला। ओ लवली। ये लोग पंजाबी क्रिश्चियन हैं। भैया की इस घोषणा से मेरी खुशी वहीं जम गई। क्यों, बुरा लगा सुन के? अपने लिए नहीं, मैं माँ के लिए सोच रही थी। मुझे मालूम था माँ नाराज होगी। मैं अपने को उस विस्फोट के लिए तैयार करके आया था, लेकिन बिना कुछ जाने उन्होंने जो उपेक्षा बरती है वो बहुत तकलीफदेह है। भैया, रिक्शा ले आया हूँ, चल रहे हैं ना? हरी भैया कमरे में आए और भैया ने चेहरे पर फैलती उदासी की चादर को एकदम समेट लिया। दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर झूलते हुए स्कूटर की ओर चले गए। मैं डबडबाई आंखों से उस ओर देखती रही। भैया पिछले 6 सालों से बाहर थे। मेडिकल उन्होंने ग्वालियर से ही किया था और वहीं अब हाउस जॉब भी कर रहे थे, पर कभी उनके जाने का इतना दुख नहीं हुआ। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वे हमेशा के लिए जा रहे हो। मौसी की पैनी दृष्टि सारे घर को नापे रहती है। भैया के जाते ही बोली, आज तो बड़ी प्राइवेट बातें हो रही थी। क्या कह रहा था मनीष? भाभी की फोटो दिखा रहे थे, मैंने तुनक कर कहा। भैया ठीक ही कह रहे थे, इस घर में जरा प्राइवेसी नहीं है। कहाँ है फोटो, दिखाना जरा। इतना घुन्ना लड़का है, 2 दिनों में मैंने 20 बार पूछा होगा, पर मुझे जरा सुराग नहीं दिया उसने। मेरे कमरे में आकर देख लेना फोटो, मैंने कहा और अपने कमरे में चली आई। मेज पर शिव पार्वती का एक फोटो था। वह चंदन के फ्रेम में मेरे लिए सुपर्णा मैसूर से लाई थी। मैंने उसी में वह फोटो सजा दी। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी। उनके क्रिश्चियन होने की बात सुनकर दुख भी हुआ था, पर मन ही मन एक निर्णय ले लिया था कि मुझे भैया का साथ देना है, उनका बचाव करना है। इसी निश्चय के बल पर मैं घर में उठते तूफान का सामना कर सकी। सहेलियों के बीच गर्वोन्नत होकर इस अंतरजातीय विवाह की सूचना दे सकी। माँ की प्रतिक्रिया तो अपेक्षित ही थी। वे दिन भर बेहोश होती रहीं, लेकिन मौसी बहुत ही जल्दी संभल गई और माँ को सांत्वना भी देने लगी। उनकी आलोचना का तीखापन परिचित था, पर उनकी यह समझदारी लगा जैसे भीतर ही भीतर वे भैया के इस विवाह से प्रसन्न है। कौन जाने, दिन भर उधेड़ बुन में पत्र को हाथ भी नहीं लगा पाई। मौसी के देख लेने का अंदेशा बराबर बना रहता। रात को माँ के सो जाने के बाद ही खोल सकी। पत्र क्या था? यादों का एक लंबा सिलसिला। नैरोबी के सुहावने दिनों की ढेरों स्मृतियां थी। नैरोबी जहां पापा थे, सुनीता दीदी थी, सुख था, संपन्नता थी, ठहाके थे, किलकारियां थी। यहाँ आने के बाद वे सारी स्मृतियां मुहर बंद करके रख दी गई थी, क्योंकि उनसे माँ को तकलीफ होती थी। पता नहीं किस संजीवनी से भैया ने उन्हें अपने मन के भीतर यूं तरोताजा रखा हुआ था। मैं तो सब भूल भाल गई थी। 10 साल पुरानी बातें थी। एक 7-8 साल की लड़की याद भी क्या रख पाती। भैया ने लिखा था, माँ का दुख बहुत बड़ा था, मैं मानता हूँ, पर अपने शोक से उबर कर उन्होंने क्षण भर कर तो हम बच्चों का ख्याल किया होता, जिन्हें काल यूं निर्ममता से छीन ले गया था। वे क्या सिर्फ उनके पति थे, हमारे पिता नहीं थे? सुनीता क्या हमारी कोई नहीं थी? क्या हमारी मृत्यु को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने की थी? चाहिए तो था कि माँ अपनी ममता का आंचल कुछ और फैलाकर पापा का भी स्थान ले लेती।
पर वे तो माँ भी नहीं रह पाई। इस पराये देश में, पराये घर में, पराये हाथों में हमें छोड़कर निश्चिंत हो गई। पराया शब्द शायद तुम्हें ठीक न लगे मीता। मौसी लाख उनकी बहन थी, पर हम उन्हें कितना जानते थे। हर बार हर काम के लिए उनका मुंह जोना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते हुए मेरी आत्मा को कष्ट होता था। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था वो हमारा था। फिर भी मेरा संकोच कभी नहीं टूटा। माँ किसी चीज के लिए झिझक भी देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इस सिर दर्द से बचने के लिए ही मैंने ग्वालियर में दाखिला लिया था। रोज रोज अपने स्वाभिमान की हत्या मैं नहीं कर पाता था। मौसी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। मेरी परीक्षा के दिनों में वे रात रात भर मेरे लिए चाय बनाती रही हैं। सुबह सवेरे अलार्म लगाकर मुझे जगाती रही हैं। मेरे लिए उन्होंने स्वेटर बुने हैं, पिकनिक के लिए खाना बनाकर दिया है, मेरी बीमारी में दिन रात मेरी सेवा की है। पर उनकी इस ममता के भीतर ईर्ष्या की एक हल्की सी परत है। उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार इच्छा होती है कि अपनी सारी अच्छाइयाँ किसी जादू के जोर से हरि को दे डालूं, तभी शायद इस संत्रांस से मुक्ति मिले। इसके बाद भैया ने बेला से अपनी परिचय की कहानी लिखी और अंत में लिखा था, वह घर नहीं है, ज्वालामुखी है। किसी दिन तुम भी उस गर्भगृह के बाहर आने के लिए छटपटाओगी मीता। तब मुझे खबर करना, जहां भी रहूंगा दौरा आऊंगा। पत्र का कई कई बार पलायन करके मैंने उसे अपने ट्रंक में छिपा कर रख दिया। सोच लिया था कि किसी दिन माँ को जरूर दिखाऊंगी। भैया के मन की अंधेरी गुफाओं में एक बार उन्हें फेरी लगानी ही होगी, नहीं तो माँ किस लिए बनी थी। भैया के पत्र का अंतिम वाक्य मैंने मन के कागज पर अंकित कर लिया था। मेरे लिए वह दीप स्तंभ हो गया था। मैं और हरि भैया निश्चय कर चुके थे कि घर वालों के विरोध को ताक पर रखकर भैया के विवाह में अवश्य भाग लेंगे, पर उन्होंने हमारे इस निश्चय पर पानी फेर दिया। इस बार भी उन्होंने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ा था। शादी की सूचना तब मिली जब 8 दिन ऊपर हो चुके थे। सूचना क्या थी? अच्छा खासा पार्सल था। मेरे और हरि भैया के लिए 2 कलाई घड़ियां थी, HMT की, जिनके पीछे लिखा था भाभी की ओर से, और 7 दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें थी, जो समय समय पर यहाँ से भेजी गई थी। भैया की सख्त हिदायत थी कि ये सारी तस्वीरें सही पते पर वापस भेज दी जाए। माँ और मौसी को अब इन कामों में कोई रस नहीं रह गया था, इसलिए यह दिलचस्प काम हम ही लोगों के सिर पर आ पड़ा। एक सुबह चाय की मेज पर ही हमने इस वापसी अभियान का शुभारंभ कर दिया। डाइनिंग टेबल का काला टॉप किसी एल्बम की तरह लग रहा था। हरि भैया बिखरे हुए फोटो में से एक एक चुन कर नाम और पते मिलाते जाते। मैं लिफाफों में पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखती जा रही थी। आखिरी लिफाफे को सील बंद करते हुए हरि भैया बोले, और 1-2 साल बाद हमारी मीता की फोटो भी इसी तरह जगह जगह भेजी जाएगी और इसी तरह लौटाई जाएगी। मैंने उनका वाक पूरा करते हुए कहा। लौटाकर तो देखे कोई, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक काल्पनिक मुक्का हवा में उछाल दिया। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है। मान लो तुम्हारे पास कोई 10-20 फोटो आ गए, तो क्या सबसे शादी करोगे? शादी तो खैर एक ही से करूंगा, पर तस्वीरें सब संभाल कर रखूंगा। बीवी ने जरा आकर दिखाई कि अपना एल्बम दिखाकर कहूंगा, देवी देखो, श्रीमान हरिप्रसन्न शर्मा की अर्धांगिनी बनने के लिए कितनी बालिकाएं ललाई थी। तब तो और भी उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना गया है। बाईरी, क्यों मन के लड्डू फोड़ रही हो? साबुत हाथ पांव की एक ही मिल जाए तो भाग समझना।
10 बीत तो क्या आएगी अपने दरवाजे। मौसी की बात से हमारी हंसी मुंह में ही जम गई। माँ भी नाराज हो गई, बोली छोटी तू जब करेगी उल्टी बात करेगी। कोई मेरा लाल लंगड़ा लुल्ला है जो लड़की नहीं मिलेगी। और उन्होंने हरी भैया के गोरे गुबरैल चेहरे की बलाई ले ली। लंगड़े ले लो कि क्या शादी नहीं होती जीजी? शादी होना और बात है और अच्छे खानदान से रिश्ता होना और बात। लड़की वाले घर देखते हैं, घराना देखते हैं। कोई हमारे माँ बाप की तरह लड़की को घूरे पर नहीं फेंक देता। त्वमेव केवलम हरतासि, त्वमेव केवलम धरतासि, त्वम सर्व खाविदम ब्रह्मासि। पूजा घर से मौसा जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति अथर्व शीर्ष का ओट लेकर वे मौसी के वाग्यवाणों से बचना चाहते थे। उनकी यह जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरी भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब कुछ मिल जाता है? छोटी, मुझे देख कितना दुख छाती में छिपाए बैठी हूँ। पति तो भागने छीन लिया, बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को घराने को ओढ़ूं कि छिपाऊं? तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है, उसकी बदौलत तू सिर उठाकर तो चल सकती है। फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा जलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग बस ठाकुर जी के आगे घंटी भर बजाना जानते हैं। इतनी खीज, इतनी ऊब हो आई मुझे पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी, साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्त्र सुनाई दे रहा था। हरी भैया चलिए घर घर की कहानी देखा है। बीड़ा कह रही थी खूब अच्छी पिक्चर है। मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी। वे पुस्तक में आंखें गड़ाए ही विषम स्वर में बोले, बेकार की फिलॉसफी तो मत झाड़िए, चलिए ना। लौटते हुए कविता के यहाँ होते आएंगे, मुझे अपनी कॉपियां लेनी है। मेरी सहेलियों के नाम से खिन उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्वज पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से इतनी खुशामद कर रही हूं। आप साहब ज्यादा ही कुछ स्कॉलर बने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीन कर पड़े फेंक दी। मैं कोई तुम्हारा चौकीदार नहीं हूं जो हर जगह तुम्हारे साथ घिसटता फिरूंगा। प्लीज मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ये आवाज, ये चेहरा, ये आंखें, चाहिए तो यह था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भरकर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती रह गई। पांव मन मन भर के होकर वहीं जम गए। किसी तरह अपने को ठेल कर मैं दरवाजे तक तो ले गई, पर उतनी देर बाद उसे जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। सॉरी मीता, मैं अनचाहे ही ठिठक कर रह गई। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है? यह कमरा, यह घर, यह सब तुम्हारा ही तो है। हम तो केवल क्या हैं हम लोग, यही समझ नहीं आता। नौकरों की भी अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइट्स हैं। सॉरी होना क्या इसे ही कहते हैं? उसके बाद वहां रुकना संभव ही नहीं था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर में पड़ रही। दुख, अपना अपमान, रोष, ममता, सब का सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कह कर हार गई, पर मौसी ने 1.25 रुपए के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में 4थे नंबर पर आए थे।
उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के वाग्बाणों ने ही तो उन्हें करुण बना दिया था। आखिर माँ ने ही डांटा था, चुप कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं नदी कुआं कर बैठेगा तो जिंदगी भर को रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसा जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रख दिए थे। ये मेरे बेटे के पास होने की मिठाई है बिटिया। गरीब आदमी हूं ना, ज्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ सी लड़की थी मैं, उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल मुझसे छिपा नहीं रहा। वह थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात गए लौटे थे हरी भैया, आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पांव जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूस दिया था। क्या है यह? वे हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने भरी हुई आवाज में पूछा। एक हमारे हरी भैया है, उनके पास होने की, मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, किसने बांटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप होकर रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा, ठीक है ना? अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी सिर्फ वे ही मना सकते हैं। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा था। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी? आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख, सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर अम्मा बिछ बिछ जाती थी। उस समय मैं उनके आंखों का तारा हुआ करता था। और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष, मनीष, मनीष। और पलंग की पार्टी पर सिर रखकर वे सिसक सिसक कर रो पड़े थे। छोटी थी मैं उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कम माना है। उनके आंसू सोख लिए थे मैंने, उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका यह व्यंग कैसी चोट कर गया था। भीतर तक तिलमिला उठी थी मैं अपनी बुनाई लेकर छत पर बैठी हुई थी। हरी भैया पास आकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं भी जानबूझकर फंदों के उलट फेर में उलझी रही। मीता, मैटनी तो अब शायद नहीं मिलेगी। फर्स्ट शो में चलोगी? नहीं, रहने दो। यानी कि नाराज हो गई, यही ना? ठीक तो है, इस घर में हर एक को नाराज होने का अधिकार है, सिवाय मेरे। नाराज होने की बात नहीं है हरी भैया, बस मूड नहीं रहा, मैंने कुछ तल्खी के साथ कहा। वे चुप हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा चलो नेहरू पार्क चलते हैं, वहां से लौटते हुए किशन के यहाँ चलेंगे। उनकी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज रहने दो। अच्छा तो तुम्हारी कविता के यहाँ चलते हैं, या फिर वह कौन है, अपर्णा सुपर्णा, उसके यहाँ हो आते हैं। कहा तो भई कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने खींच कर कहा। वे फिर चुप हो गए और इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहायता उतर आई। मेरे रूठ जाने का दुख उन्हें साल रहा था, परंतु मुझे मनाने का कोई उपाय भी वे खोज नहीं पा रहे थे। उनकी उदास डबडबाई आंखों को मैं अधिक देर तक नहीं सह पाई। अपने स्वर को यथाशक्ति नरम बनाकर मैंने कहा, सच कहूं हरिदा, आजकल किसी के घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं भी जाती हूं तो तुलना में अपना घर उभर कर सामने आ जाता है। सोचती हूँ इतने अभाव में, दुख में भी ये लोग खुश कैसे रह लेते हैं।
दुनिया भर की मनहूसियत हमारे ही यहाँ क्यों है? कविता की माँ 6 महीने से खाट पर है। सुपर्णा का इतना बड़ा परिवार इतनी सी आय के सहारे चल रहा है। तुम्हारे किशन के यहाँ 3-3 अनब्याही बहनें बैठी हुई हैं। फिर भी इन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है जो मन को बांध लेता है। जाती हूँ तो लौटने की इच्छा ही नहीं होती, और यहाँ तो हर दम भाग जाने का मन होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह कोई रहने की जगह थोड़ी ही है, यह तो कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी नहीं रहते, उनकी छाया रहती है। अपने आप को दफना कर उन पर पत्थरों की तरह जरी हुई यह छाया भर है। छी, क्या कवियों जैसी उपमाएं दे रहे हैं। क्या इससे अच्छी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, उपमा उत्प्रेक्षा क्या जानूं? जैसा सोचता हूं कह डाला। और तुम जानती हो मीता, कब्रिस्तान में भी कभी कभी कोई प्यारा सा पेड़ उगाता है। अपने सिर पर ढेर सारे खुशबूदार फूलों का मुकुट धारण किए हुए यह अनोखा पेड़ वातावरण की उदासी को सुगंध में भिगोता रहता है। इस पेड़ का नाम जानती हो? मैंने प्रश्नार्थ दृष्टि से उन्हें देखा। उनकी आंखों में उस फूल का नाम पढ़ लिया मैंने। इसके बाद भी रूठे रहना क्या संभव था? मीता थोड़ी देर बाद वे बोले, तुम्हें वह जूनी कसेरा बाखल वाला हमारा घर याद है? नहीं तो। कभी कभी वह घर बहुत याद आता है। उस घर के साथ कितना कुछ छूट गया है। तुम्हें याद है मीतू, तुम लोग आए थे ना तब? तुम दिन भर कहा करती थी यह घर गंदा है, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत छोटी थी ना उस समय, मैंने अपराधी स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत छोटी थी, इसीलिए मन की बात कह सकी। जो बात मनीष भैया और मौसी अनुभव करके रह जाते थे, वह तुम बेझिझक कह डालती थी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह घर छोटा है, गंदा है, अम्मा को भी, और तब से इस मनहूस कोठी में बंद गए हैं हम। यह घर क्या शुरू से ही ऐसा मनहूस लगता रहा होगा? मैंने विस्मय में भरकर कहा। क्या पता, तब इतना समझने की अक्ल कहाँ थी। इतना याद है बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे। साल भर तक वे पुराने मकान का किराया भरते रहे, पर अंत में उन्हें भी हथियार डाल देना पड़ा। वे मुझसे अलग होकर नहीं रह सकते थे। मैं अम्मा के बिना नहीं रह पाता था, और अम्मा, उनके लिए इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, इतना ऐश्वर्य, इतनी हुकूमत छोड़ना बहुत कठिन हो गया था। वैभव की इस दौर में मैं और बाबूजी कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। बाबूजी के पास तो फिर भी उनके ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अपने निष्प्रयोजन जीवन का क्या करूं? तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो जब से? माँ की नजरों में जो बेटा घूरे से भी गया बीता हो गया हो, उससे अच्छी बातों की तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। ओह, अब समझी। सुबह वाली बात फांस की तरह चुभ रही है मन में अब तक। मैंने अपने स्वर में ढेर सी ममता उड़ेल कर कहा। मौसी की बातों का बुरा मानने लगे तो हो चुका। दिन भर मातम ही मनाना होगा। जानते तो हो उनकी आदत। जानने से ही क्या पत्थर बना जा सकता है? हार मांस का मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही तो सह पाऊंगा। सच कहता हूं मैं तू, पढ़ते हुए भी कभी कभी इसी ख्याल से कांप उठता हूं कि क्या होगा इतनी मेहनत का। अम्मा को खुश करने लायक परिणाम तो मेरा कभी बन नहीं सकता। तब फिर हफ्तों तक पुस्तक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो। कहाँ पढ़ा था यह वाक्य? किसी नाटक में, उपन्यास में, या शायद भैया के पत्र में? कहीं भी पढ़ा हो। आज इस बेला में उसका स्मरण हो आना ही सार्थक हो उठा था।
उस बार बीकॉम के हायर सेकेंड क्लास पाने पर जब मैंने उनका अभिनंदन किया तो बोले, अभिनंदन की असली हकदार तो तुम हो, परिणाम का सारा श्रेय तुम्ही को जाता है। शनिवार की शाम को मैं हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर सिर उठाया। मौसा जी नहाकर शाम की संध्या बंदना के लिए अंदर आ गए थे। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर उन्होंने सूती धोती उतार खूंटी पर टंगी लाल रंग की रेशमी धोती पहनी। आसन लेने के लिए इस ओर मुड़े तो मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया। अपनी झेप मिटाते हुए बोले, कहिए पंडितानी जी, क्या निरीक्षण हो रहा है? निरीक्षण यह हो रहा है कि इस पूजा वाली धोती का काफी पहले रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था, मैंने दबंग स्वर में कहा। एक बार और कायाकल्प कर दो इसका। अब की तनख्वाह मिलने पर पहला काम यही करूंगा, ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। वे आसन पर बैठ गए। आचमन लेकर ध्यानस्थ होने को ही थे कि सहसा मुझे कुछ याद आ गया। मौसा जी, आज आपके वे तिवारी जी आए थे। गोरखपुर से किताबें मंगाई थी ना आपने, वे दे गए हैं। अच्छा, कब लौटे वे लखनऊ से? कल ही आए हैं और कह रहे थे शर्मा जी से कहना मेरी मिठाई तैयार रखे। दफ्तर में पार्टी देने से ही आप बच नहीं जाएंगे। एक शर्मीली मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। अच्छा मौसा जी, दफ्तर में तो आपने प्रमोशन की पार्टी दे दी और हमें बताया तक नहीं। चाहिए तो था कि सबसे पहले घर में मिठाई आती। मैंने मुंह फुलाकर कहा, घर में बतलाने जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी बिटिया। मेढक कितना भी फूल जाए, बैल तो बनने से रहा। दफ्तर का बाबू हूँ, प्रमोशन हो गया तो बहुत से बहुत ओएस बनूंगा और क्या। हंसकर ही कही थी उन्होंने यह बात, लेकिन उसमें छलकती हुई व्यथा को मैंने पा लिया और मैं भी उदास हो गई। सुख में हो या दुख में मनुष्य को सबसे पहले घर ही याद आता है। कैसे जब्त कर पाए होंगे इतनी बड़ी खुशी को वे मन ही मन में। तिवारी जी बता रहे थे दफ्तर में उन्होंने बहुत शानदार दावत दी थी। बाहर की दुनिया में जो इतना लोकप्रिय है उसका अस्तित्व घर में इतना नगण्य क्यों है? मुझे तो कई दिनों तक यह भी नहीं पता था कि वे दफ्तर भी जाते हैं। उनके ऑफिस आने जाने को लेकर घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी। जूनी केसरा बाखल वाले घर की एक धुंधली सी याद है कि मौसा जी बाहर से लौटे हैं तो मौसी ने आगे बढ़कर हाथ से झोला लिया है, उनके लिए चाय बनाई है, उनके लिए पान लगाया है। अब तो मौसी के पास इतना समय ही कहाँ है। मिसरानी है, रामदीन है, वे ही सब देखभाल लेते हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे मौसा जी पौराणिक चित्रों के शिव की तरह लग रहे थे। ठाकुर जी के पास जलते हुए दीपक का मन प्रकाश उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए दे रहा था। रहस्यमय ही तो थे। कितना जानते थे हम लोग उनके विषय में? घर से बाहर की दुनिया में उनका क्या रूप था, कभी जाना ही नहीं। पिछली साल की एक बात याद आई। नया नया कॉलेज था, नई नई सहेलियां थी। सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी मधुलिका। श्रीनगर कॉलोनी में बड़ा सा बंगला था उसका। रोज गाड़ी छोड़ने आती थी, लेकिन बातचीत में अमीरी की जरा भी बू नहीं थी। बहुत जल्दी घुल मिल गई थी हम दोनों। 2-4 बार उसके घर हो आने पर मैंने उसे अपने घर भी आमंत्रित किया था। 3-4 घंटे तक गपशप की महफिल जमने के बाद जब वह जाने को हुई तो मैं फाटक तक उसे छोड़ने गई थी। उसी समय मौसा जी अपनी साइकिल लिए दफ्तर से लौट रहे थे। अच्छा, तो ये पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी आते हैं? मधुलिका ने पूछा। कौन से पंडित जी? यही जो अभी अंदर गए। हमारे पीछे सर्वेंट क्वार्टर है ना, वहाँ हर रविवार को इनका चक्कर लगता है। खूब भक्ति ने जोर रखी है। 2-2 घंटे तक भविष्य बाजते रहते हैं। यू नो ही इज अ लेडी किलर। इससे ज्यादा मुझसे सुना नहीं गया था। मधु,
ही इज माय, मेरे मौसा जी हैं। ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं और किसी से कुछ पैसे भी नहीं लेते। तुम तो जानती हो, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं रहती। सॉरी नमिता, मुझे मालूम नहीं था, मधु ने झेपते हुए कहा था। बात आई गई हो गई थी, पर जब भी मधु को देखती वही बात याद आ जाती। क्या वह सच कह रही थी? ऐसा होना असंभव भी तो नहीं है। मनुष्य ही तो है आखिरकार वे। कहीं तो उनके अहम की पुष्टि होनी चाहिए। पत्नी द्वारा निरंतर लांछित और अपमानित व्यक्तित्व को कहीं तो सिर उठाने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई जिएगा कैसे? बिटिया जी, मैंने चौंक कर कहा। पाठ कर रही हो ना? कर तो रही हूं, आपने बीच में टोक दिया। तुम कर नहीं रही थी, इसलिए टोका था। पता है तुम कितनी देर से एक ही पन्ना खोले बैठी हो? आज मन ही नहीं लग रहा और मैंने रामायण बंद करके रख दी। मन अपने से लगता थोड़े ही है, उसे तो कान पकड़कर लगाना पड़ता है। और उनकी इस बात पर हम दोनों हंस पड़े। बिटिया, वे एकाएक गंभीर होकर बोले, कहिए। अपना मन अच्छे से टटोल कर देखा है तुमने? तुम कहोगी तो अब भी सारा आयोजन उखाड़ कर फेंक सकता हूं। बुराई जो भी आनी होगी मेरे सिर आएगी, तुम चिंता मत करो। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। यह मत सोचो मीता बेटी कि मैं भी तुम्हारी मौसी की तरह अंधा हो गया हूं। मेरी आंखें सब कुछ देखती है। तुम एक बार संकेत भर कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। मौसा जी, आप तो गलत सलत पता नहीं क्या सोच लेते हैं, मैंने बेसुरी खिलखिलाहट के साथ कहा और बाहर भाग आई। पूजा घर के बाहर खड़ी होकर पहले अपनी उफनती सांस को सामान्य किया, फिर धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। हॉल में मौसी रंग बिरंगे कपड़ों का अंबार लेकर बैठी थी। ए छोकरी, कहाँ थी अभी तक? शनिवार की शाम को मैं क्या करती हूँ मालूम है ना? हाँ, सो तो सब मालूम है। एक वो नरसी भगत कम थे घर में, अभी एक मीराबाई बनी जा रही हैं। काम क्या है बोलो ना। काम क्या एक है? इन साड़ियों पर फॉल लगाने हैं, इनमें मोती टांकने हैं, इनमें गोटा लगेगा, इन पर फूल लगेंगे। एक दर्जी बिठा लो ना घर में, चुटकी में सब काम हो जाएगा, मैंने बेजारी से कहा। दर्जी तो बुठा लूं, पर फिर तू नेक किस बात की लेगी बता तो। बहन बेटी के यही तो काम होते हैं। और यह कार्डों का डिब्बा ले जा, सब नमूने देखकर छांट कर अच्छा सा ब्लॉक बनवा दे। तेरे मौसा जी कहाँ हैं? पूजा में। बस, और किया ही क्या है जिंदगी भर। उनसे कहो कि जल्दी से फैक्ट्री चले जाएं। आज के दिन लड़का जरा जल्दी घर आ जाता तो टेलर के यहाँ हो आता, सूट का ट्रायल लेना है। दिन भर तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। वेडिंग कार्ड्स का डिब्बा उठाकर मैं माँ के कमरे में आकर बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए डर लगता है। अकेलेपन में कभी कभी कितने ऊटपटांग विचार आते हैं। मौसी की तेज आवाज यहां तक आ रही है। शायद फैक्ट्री में फोन किया जा रहा है। फैक्ट्री, द शर्मा स्टील वर्क्स, प्रोपाइटर एंड जनरल मैनेजर श्री हरिप्रसन्न शर्मा, बीकॉम। उद्घाटन के फोटोज का अच्छा खासा एल्बम तैयार हो गया है। कोई स्थानीय अखबार नहीं बचा जिसमें फोटो नहीं छपे होंगे। अविवाहित युवा मेघावी जनरल मैनेजर की प्रशंसा में किराए से लेख लिखवाए गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रचार की आखिर क्या जरूरत थी, लेकिन मौसी की दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ा। जब धराधर बहु पिताओं के पत्र आने प्रारंभ हुए, हर पत्र के आने पर बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती, लाभ और हानि की मुद्दों पर विचार विनिमय होता। मौसा जी हमेशा की तरह तटस्थ बने रहते।
संभावित पुत्र वधुओं की चित्र प्रदर्शनी में एक दिन परिचित चेहरा भी सम्मिलित हो गया और मौसी ने निर्णय ले लिया। यह चित्र था सुलक्षणा पाठक का। यद्यपि रिटायर होने के बाद जज साहब का वैभव पहले का सा नहीं था, फिर भी यह रिश्ता और सबसे बेहतर था। मौसी का एक चिर संचित स्वप्न पूरा हो गया था कि हरि के लिए भी ढेर सारे रिश्ते आए थे। सुलक्षणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, उसने यही देरी पूज रखी होगी, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। शायद ठीक ही कह रही होगी। वे क्या कह रही है मीता? माँ के पलंग से क्षीण स्वर में प्रश्न आया। निमंत्रण पत्र का मसौदा बना रही हूं, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तेरी मौसी क्या कर रही है? साड़ियों का ढेर लेकर बैठी है। वह साड़ियों में फॉल लगाने को कह रही थी। लगा दिए? लगा दूंगी। जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। लेकिन देख तो अभी से कैसी रौनक हो गई है घर में। और बात खत्म करते करते माँ सुबकने लगी। अब इसमें रोने की कौन सी बात है? मैंने खींचकर पूछा। आज जैसे सबने मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ही ठान ली थी। मनु के लिए दुख होता है रे, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। पता नहीं कहाँ किस मंदिर में जाकर फेरे परवा लिए थे बेचारे ने। क्या क्या सोच रखा था, पर कुछ नहीं हो सका। आज उसके लिए आंसू बहाने की क्या तुक है माँ? मैंने बुझे स्वर में कहा। मन तो हो रहा था कि चीख कर कहूं, माँ रोना ही है तो आज मीतू के लिए रो। मनु के लिए रोने का समय तो बहुत पीछे छूट गया। पुरुष होते हुए भी मौसा जी ने जो जान लिया था, उससे माँ होकर भी माँ अनजान कैसे रह गई। अपनी व्यथाओं के झुरमुट से एक बार तो बाहर आकर झांकती कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ के स्वभाव का भी कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तो बेला भाभी के लिए एक चेन भी उन्होंने नहीं दी थी। नलीन के जन्म पर एक अंगूठी तक हम लोग भेज नहीं पाए थे, और अब गहनों कपड़ों का अंबार लग गया है। यह सब कहाँ से हो रहा है? क्या मैं जानती नहीं? जिस फैक्ट्री का इतना ढोल पीटा जा रहा है, उसकी पोल भी मुझसे छिपी नहीं है। नाना जी की जमीन एकाएक ऊंचे दामों पर बिक गई थी और माँ ने अपना हिस्सा भी मौसी के नाम कर दिया था। स्टील फर्नीचर का कारखाना खोल लिया गया था और बीकॉम के बाद कर लड़की के लिए वांटेड के कॉलम पढ़ने वाले हरि भैया एकाएक जनरल मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गए थे, और उस कुर्सी ने उन्हें भीतर बाहर कितना बदल डाला था। और मेरा सारा रोष माँ पर उमड़ पड़ा। तुम्हारा भी तो जवाब नहीं है माँ। मर्जी आएगी तो दूसरों के लिए घर लुटा कर रख दोगी, नहीं तो पेट जाए लड़के के नाम तुम्हारे पास कौड़ी तक नहीं निकलेगी। लोग भी तो कैसे चंट होते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसलाकर अपना काम खूब बना लेते हैं। मीता, माँ के स्वर में अप्रत्याशित करक थी। मैं सहम कर चुप हो गई। यह तुझे क्या हो गया है लड़की? आजकल तू इतनी जहर बुझी बातें कहाँ से सीख गई है? ये अपने पराये की भाषा कौन सिखा रहा है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ रे, सिर्फ पुराना कर्ज उतार रही हूँ। इतना भी नहीं करूंगी तो सुख से मरना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ दिन में 3 बार तो मरने की तैयारी कर ही लेती थी, इसलिए मुझ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। और मुझे मौसी पर इतना गुस्सा क्यों आता है री? बरसों के बाद तो सुख के दिन देख रही है वो। सारी जिंदगी सिवा गरीबी के देखा ही क्या है उसने? कभी मन भर कर ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। कितनी कस्में दे दिलाकर कभी एकाध चीज दे पाई हूं उसे। इतनी स्वाभिमानी है वो। माँ एकदम गलत भी नहीं कह रही थी। इस सारे ताम झाम के बीच भी मौसी एकदम सादगी से रहती थी। 30 त्योहारों पर माँ जिद करके उन्हें अपने गहने कपड़ों से सजाती, फिर उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में उठाकर कहती, छोटी, सच भगवान ने कैसा राज रानी सा रूप देकर भेजा है तुझे धरती पर। लेकिन दीदी,
किस्मत तो भिखारियों की दी है ना, उसका कोई क्या करे। मौसी अपने को छुरा कर कहती। यह बात खूब जोर से कही जाती जिससे मौसा जी उसे जरूर सुन सके। तब मौसा जी का चेहरा व्यथा से काला पड़ जाता और हमारी सारी सहानुभूति उन्हीं के साथ होती। माँ की बनारसी साड़ियाँ मौसी लौटाने आती तो माँ कहती, रहने देना, यहाँ भी तो पड़ी पड़ी सरी रही है न जीजी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर न सजेंगे भला। अपनी औकात भी तो मुझे देखनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ इसलिए कि लड़के की जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ भीख मांगती फिरती। यह तो बड़े होने पर ही पता चला कि ये बातें माँ से कहने का बहाना भर होता था। असली लक्ष्य होते थे लड़के के पिता। मैंने तीख स्वर में कहा, पता नहीं नाना जी ने दोनों लड़कियों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया। वे तो कन्यादान करके छुट्टी पा गए। जिंदगी भर का काला पानी भुगतना पड़ा है मौसा जी को। कोई खुशी से अपनी बेटी कुएं में नहीं फेंक देता री। उसका इतना बड़ा सर्वनाश तो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण? हाँ, तुम्हारे पापा के कारण। कमरे में कुछ समय तक केवल मेरी चूड़ियों की खनक ही सुनाई देती रही। मनु के जन्म के समय की बात है। मैं 7वां लगते ही माता जी के पास हैदराबाद आ गई थी। तेरे पापा बेंगलोर में थे। वहां और कोई नहीं था, इसलिए मनु 4-5 महीने का हो गया। तब भी मुझे उन लोगों ने भेजा ही नहीं। मैं भी मजे में थी क्योंकि तेरे पापा हर 15-20 दिन पर आ जाते। वे आते थे तो घर में रौनक सी आ जाती थी। माता जी रसोई में घिरी रहती, छोटी अपने जीजा के आगे पीछे घूमती। घर में छोटा और कोई था नहीं, सेवा का सारा भार उसी पर था। वे भी दिन भर शामली शामली का जप किए रहते। तुम्हें बुरा नहीं लगता था? बुरा लगने जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं। साली बहनोई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। फिर मैं तो उस समय अपने रूप लावण्य पर रिझी हुई थी। एक बेटे को जन्म देकर सोचती थी मैंने स्वर्ग का राज जीत लिया। यह अकल नहीं थी कि कर्तव्यवान पुरुष सिर्फ सौंदर्य पर नहीं रिझा करते, बुद्धिमती नारी का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता है। वे इतने विद्वान थे और मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय था, मनु, हमारा मुन्ना। छोटी और वे दिन रात गपशप किया करते और मैं दिन भर अपने लाडले को दुलारा करती, उसके लिए स्वेटर बुनती रहती। अपनी इस बेवकूफ़ी का ध्यान आया तो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी मैंने धड़कते हृदय से पूछा, माँ को शायद मेरा प्रश्न सुनाई नहीं दिया। जब सारी बात पता चली तो पिताजी बुरी तरह घबरा गए। माताजी तो खाट से ही लग गई। मैंने पहले तो उसे खूब कोसा, फिर समझाया बुझाया, मनु को उसके पैरों पर डाल दिया, पर वह शेरनी की तरह अडिग रही। बोली, मैं तुम्हारा कोई हक छीन नहीं रही जीजी, लेकिन अपना अधिकार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा रे, उसकी हिम्मत देखकर तो हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। फिर क्या? जिस विश्वास पर वह पैर जमाकर खड़ी हुई थी, वही जब भरभरा कर गिर पड़ा, तब कहीं जाकर वह अवर्षण के लिए राजी हुई थी। उफ, दूसरा उपाय ही क्या था? तेरे पापा तो मुंह छिपा गए थे। कंपनी में उन दिनों वे चीफ एडिटर के पद पर थे और भी ऊंचा उठने के स्वप्न देख रहे थे। यह बदनामी उनका भविष्य खराब कर सकती थी। उन्होंने नैरोबी ब्रांच में ट्रांसफर मांग लिया। मुझे लिवाने भी नहीं आए। उनकी चिट्ठी पाकर पिताजी का कारकुन ही मुझे छोड़ आया था। इतनी निष्ठुरता! ऐसा ही होता है मिता। महत्वाकांक्षी पुरुष पता नहीं कितनों की भावनाओं को रोकता चला जाता है। उसे जरा भी मलाल नहीं होता। घर के पुरोहित का लड़का उसके आगे पीछे घूमता रहता था। पिताजी ने बहला फुसलाकर उसी से छोटी को ब्याह दिया। लड़की एक बार बदनाम हो जाए तो शादी में कितनी मुश्किलें आती है, तुझे पता नहीं है।
मौसा जी को पता था सब? क्या पता उनके मन की था किसी ने पाई भी है कभी? वे जरूर जानते होंगे। वे सबके मन की जान जाते हैं, तभी ना इतनी दूर आकर बस गए हैं। अपनी लंबी कहानी सुनाकर मां निढाल होकर पड़ गई थी। मेरे मन में एक हाहाकार सा उठा। मैंने मचल कर कहा, मां, यह सब मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।